आदर और सम्मान के योग्य हरकेश नगर कक्षा के 12वीं क्लास के सभी छात्रों को नमस्कार। आज लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे कहेंगे कि कल हमने लेक्चर को कहाँ विराम दिया। कल का मतलब जब भी आपका लास्ट में आपके क्लास लगी होगी तब 6 प्रश्न आपके लेक्चर के हो गए थे। आज 7वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने वो प्रश्न उतार लिए होंगे। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के कौन कौन से महत्वपूर्ण साधन थे? प्रश्न नंबर 7 आपसे ये कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। सन 2015 में ये क्वेश्चन आया था CBSE में। यहाँ पर 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं: नदियाँ, नहरें, कुएं, तालाब और वर्षा। नदियाँ आज भी जैसे संसाधन बनी हुई हैं, सिंचाई का, पानी के पीने के पानी का, अन्य औद्योगिक केंद्रों को चलाने का, ऐसे ही उस समय पर उद्योगों के लिए भी और नदियों का प्रयोग सिंचाई के लिए भी, इनमें हड़प्पा काल में सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन इन्हें माना जाता था। इनमें कुछ नदियों के नाम है: रावी, सिंधु, घग्गर, भोगवा आदि नदियाँ। इन नदियों के किनारे पर बड़े ही विशाल विशाल नगर बसे हुए थे, जैसे रावी, हड़प्पा, सिंधु, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, घग्गर, कालीबंगा, राखीगढ़ी, भोगवा, लोथल। ये सभी की सभी नदियाँ कुछ महत्वपूर्ण नगरों के बसावट के लिए भी जानी जाती हैं। दूसरा पॉइंट है नहरें। आप सभी जानते हैं नहरें भी सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है। तो सोरतुघई नामक एक स्थान है जहाँ से नहरों की सिंचाई का साधन हमें स्रोत वहाँ से मिले हैं। कुओं की हम बात करते हैं। कुएं पानी के लिए भी प्रयोग में आते थे और सिंचाई के लिए भी, क्योंकि नगरों से बाहर जिन कुओं की पुष्टि इतिहासकार करते हैं वे कुएं हमें ये बताते हैं कि ये वर्षा का पानी स्टोर करते थे, तो पानी सिंचाई के लिए इसका प्रयोग करते थे। लेकिन घरों के अंदर जो कुएं मिले हैं वे कुएं घर में हमें प्राप्त होते हैं पीने के पानी के उद्देश्य से। अच्छा, उसके बाद तालाब। आप सभी जानते हैं कि तालाबों की स्थिति कैसी थी। तालाब भी पानी का स्टोर करने का बहुत ही सुंदर साधन था। वहाँ से पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता था। जिन स्थानों पर इन सभी सुविधाओं का, संसाधनों का अभाव था, वहाँ खेती हड़प्पा काल में वर्षा के ऊपर निर्भर करती थी। ये वहाँ का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन 8वां है, हड़प्पा काल में शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी दीजिए। शिल्प उत्पादन होता क्या है? मूर्ति बनाना, बर्तन बनाना, अन्य कोई सामग्री संसाधन यूज करना, आभूषण बनाना, ये सारे शिल्प उत्पादन का कार्य माने जाते हैं। इनमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट नगर दिए हुए हैं, स्थान दिए हुए हैं: चनूदड़ो, धोलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट और मोहनजोदड़ो। चनूदो के अंदर ज़्यादातर बर्तन बनाने का कार्य है, मनके बनाने का कार्य, धातु कर्म का कार्य, मोहर बनाने का कार्य, भाट बनाने का कार्य, ये सारे के सारे कार्य हमारे चनूदड़ों से हमें इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा के अंदर एक ऐसी जानकारी हाल ही में मिली है इतिहासकारों को, ऐसा माना जाता है कि मनकों का निर्माण तो होता था चनूदड़ों में, लेकिन इसकी जो फिनिशिंग का कार्य है वह होता था धोलावीरा में, क्योंकि यहाँ से इतिहासकारों को प्राप्त हुए हैं मनकों में छेद करने वाले औजार। ऐसा मानते हैं कि घिसाई, पॉलिश और मनकों में छेद करने की टेक्निक को धोलावीरा में पूरा किया जाता था। नागेश्वर, बालाकोट दोनों के दोनों बंदरगाहें और जहाँ से समुद्री व्यापार हुआ करता था। ये दोनों बस्तियाँ निकट हैं समुद्र के, इसलिए यहाँ से चूड़ियाँ, करछियाँ, शंख का कार्य, पच्चीकारी का कार्य, ये सारे के सारे शंख से बनी हुई वस्तुएं, ये सब वहाँ पर निर्मित होते थे, क्योंकि शंख मिलता है पानी के किनारे और पानी होता है समुद्र या नदियों में। तो ये उन्हीं स्थानों पर इनका उत्पादन केंद्र होता था जो नदियों और समुद्र के किनारे होते थे। दोनों के दोनों नगर एक वर्तमान में गुजरात में है, नागेश्वर, और बालाकोट हमारा पाकिस्तान इस समय पर इसमें नक्शे की दृष्टि से इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा। इन नगरों से तांबे, कांसे के बने हुए बर्तन और
मोहनजोदड़ो से नृत्य करते हुए एक मूर्ति मिली है, जो धातु की मूर्ति है, कांसे की मूर्ति है, वह भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। इसका अर्थ यह भी है कि बड़े बड़े नगरों के अंदर भी शिल्प उत्पादन का कार्य हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, आप कैसे स्पष्ट करोगे कि हड़प्पा काल के लोग सुदूर क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे या वहाँ पर बाहरी व्यापार हुआ करता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओमान के साथ जो व्यापार होता था, बहरीन द्वीप यानी दिलमुन के साथ जो व्यापार होता था, मेसोपोटामिया के साथ जो व्यापार होता था, मेलुहा का विवरण यहाँ पर आता है। ये सारे के सारे क्षेत्र हमें ये बताते हैं कि हड़प्पा काल में व्यापार बाहरी देशों के साथ भी होता था। ओमान से, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ तांबे का सर्वाधिक व्यापार होता था। ओमान का प्रयोग, शब्दों का जो प्रयोग आता है ओमान के लिए, हमारी एनसीईआरटी में मगान शब्द का प्रयोग मिला है कि हड़प्पा काल में ओमान के लिए मगान शब्द का प्रयोग होता था। यहाँ से तांबे का व्यापार होता था। बहरीन द्वीपों के अंदर हड़प्पा की पुरावस्तुओं का प्राप्त होना, ईंट, मनके, मोहरें, ये सभी ये बताते हैं कि उस समय पर हड़प्पा का व्यापार वहाँ पर हुआ करता था। मेसोपोटामिया के साथ भी यही स्थिति है। मेसोपोटामिया के काल में भी इन वस्तुओं का, हड़प्पा की वस्तुओं का वहाँ पाया जाना और यहाँ की वस्तुओं का वहाँ पर मिलना, दोनों इस बात का स्पष्ट है कि ये दोनों के दोनों सभ्यताएं कोरिलेट थी, एक दूसरे के साथ सहसंबंध इनका हुआ करता था। उसके बाद मेलुहा का वर्णन आता है यहाँ पे। मेलुहा शब्द हड़प्पाई शब्दों के लिए ही प्रयोग में आया है। ऐसा मानिए यहाँ से कार्लियानी पत्थर, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना, विविध प्रकार के लकड़ियों का यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। और यह इसका मतलब यही है कि हड़प्पा का जो व्यापार है वह सुदूर क्षेत्रों के साथ भी हुआ करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यहाँ हम बात करते हैं हड़प्पा के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए साक्ष्यों के आधार पे। अब यहाँ पतन के कारणों की हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। एक क्वेश्चन इससे अगला ही आएगा, वो आपको यह बताने की कोशिश करेगा कि इन दोनों क्वेश्चनों में क्या अंतर है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे जाते हैं। जो अब तक हमने 7, 8, 9 और 10वां जो क्वेश्चन है ये आपके 3 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि ये 8 नंबर में आते हैं तो 2 क्वेश्चन कंबाइन होकर के ये आपके पास आएंगे। जॉन मार्शल की पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये 1931 में, माफ़ कीजिएगा, ये प्रकाशित हुई। इसमें एक डेडमैन लेन संकरी एक गली है, उसका वर्णन किया गया है। यहाँ इतिहासकार बताता है कि 1925 में जब इसका खुदाई का केंद्र आरंभ हुआ था तो ऐसा बताते हैं कि 16 पिंजर एक साथ पर मिले थे और वो एजिटेज मिले जैसे वो मरे होंगे। उनके शरीर पर आभूषण थे। वस्त्राभूषणों की बात करें तो ये बताया जाता है कि या तो उनके ऊपर किसी ने हमला किया और हमले के दौरान वो मार दिए गए। REM व्हीलर के द्वारा साक्ष्यों से ऋग्वेद के साथ तुलना करने का अर्थ है कि यहाँ पर बाहरी लोगों ने आक्रमण किया, यानी कि ऋग्वैदिक सभ्यता यहाँ पर जब आई तो ऋग्वैदिक में मतलब आर्यों का आक्रमण इनके ऊपर हुआ। तो इसका मतलब वहाँ पर पुरंदर शब्द का प्रयोग है, पुर शब्द का प्रयोग है। युद्ध के देवता इंद्र माने जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ऋग्वैदिक सभ्यता के आर्यों ने इस सभ्यता के ऊपर आक्रमण करके इसको समाप्त कर दिया, ऐसा इसका मानना है। उसके बाद हम बात करते हैं जॉर्ज डेल्स की। उससे पहले REM व्हीलर की 2 किताबों का यहाँ पर नाम है, एंशिएंट इंडिया और हड़प्पा 1946। 2 पुस्तकें यहाँ पर हैं। इन पुस्तकों में इसका डाउनफॉल का आधार मिलता है, यानी कि आक्रमण के दौरान यह संस्था, ये सभ्यता नष्ट हो गई। जॉर्ज डेल्स की ये किताब है द मिथिकल मैसेकर्स एट मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन। 1964 में ये किताब इनकी प्रकाशित हुई। इन्होंने 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स ने पुरातत्विक विद थे ये, इन्होंने नरसंहार के साक्ष्यों पर थोड़े से सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि भाई जो आपको कंकाल मिले हैं उस काल के हैं ही नहीं, इसलिए आक्रमण तो हुआ, आक्रमण की बात को ये स्वीकार कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
तो इन उक्त कारणों के साथ हम बता सकते हैं कि हड़प्पा का जो लॉस है, जो डाउनफॉल है, वह है बाहरी आक्रमणों के कारण हुआ। ये उसके कुछ साक्ष्य हैं। अगला प्रश्न बड़ा प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। यदि पेपर में ये क्वेश्चन दोनों के दोनों आते हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ध्यान रखें इस बात का कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम नहीं हैं। एक में आक्रमण के साक्ष्य पूछे गए हैं, 3 राइटरों का नाम है, जॉन मार्शल का नाम है, उसमें R.E.M. व्हीलर का नाम है और जॉन डेल्स का नाम है। लेकिन यहाँ पर दूसरा ही स्थिति है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। पहला पॉइंट है बाहरी आक्रमण। सभी को समझ में आ गया होगा कि जो अभी 3 पॉइंट डिस्कशन हुए वो पहले पॉइंट से ही रिलेट है। दूसरा, भौतिक संस्कृतियों में बदलाव। वहाँ की जो भौतिक संस्कृति थी उसमें बदलाव हुआ। जैसे वहाँ जो पुरावस्तुओं का प्रयोग करते थे वह बंद हो गए। बाटों, मोहरों, विशिष्ट मनकों का प्रयोग अचानक बंद हो गया। अब अचानक का अर्थ तो यही है कि बाहरी आक्रमण हुआ, उन्होंने नई मुद्राएं, नए बाट, अपने जो भी उनकी प्रणाली थी वह चलाई और यहाँ की प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसका अर्थ सीधा सीधा यही है। लंबी दूरी के व्यापार की समाप्ति हो गई। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार सुदूर क्षेत्रों तक फैला हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ यह व्यापार बंद हो गया। ऐसा मान लीजिए बाहरी आक्रांताओं ने इस व्यापार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, ऐसा मान करके चलिए, क्योंकि सारा का सारा जो प्रभाव आया है वह आक्रमण के कारण ही आया है। जैसे अगला पॉइंट है आवास निर्माण की टेक्निक्स का प्रयोग का बंद हो जाना। अब जैसे हड़प्पा सभ्यता को माना जाता था, जाना जाता है टेक्निक के लिए कि ये भवन निर्माण प्रणाली बड़ी यहाँ पर वैज्ञानिक प्रणाली थी, लेकिन जब बाद के भवनों की हम बात करें तो ये बाद के भवन हमारे उस टेक्नोलॉजी के नहीं बने जिसके लिए हड़प्पा जानी जाती थी। इसका मतलब बाहरी आक्रांताओं ने इस टेक्निक को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने नए तरीके से यहाँ पर मकान बनाने की कोशिश की। उसके बाद पॉइंट नेक्स्ट है सार्वजनिक संरचनाओं का जो निर्माण है वह बंद हो गया। सार्वजनिक संरचना सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो सामाजिक जो संरचनाएं हैं, आपके MCD के पार्क हैं, गांव के अंदर जैसे चौपाल होते हैं, स्नानागार की बात करते हैं कि इकट्ठे होकर के जहां लोग घाटों पर स्नान करते हैं, उस समय पर जो सामाजिक संरचनाएं थी, स्नानागार, सार्वजनिक निवास थे, ये बंद हो गए। क्यों? क्योंकि या तो ऐसा मान के चलिए लोग वहाँ पर अपने व्यवसाय में इतने फंस गए कि वो वहाँ पर उन्हें बाहर निकलने का टाइम ही नहीं है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो ऐसा मान करके चलो कि बाहरी आक्रांताओं ने इन लोगों को वहाँ से जैसे ही भगाया तो वे लोग इन स्थानों का नए तौर पर इन स्थानों का निर्माण करना वो उचित ही नहीं समझते थे, इसलिए वहाँ पर सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया। नगरीय सभ्यता का ग्रामीण सभ्यता में की ओर मुड़ जाना। अब नगर में जिस आवश्यकता को लेकर के लोग आते हैं वह आवश्यकता ही वहाँ पर पूरी ना हो। वर्तमान में जो लोग जहाँ रह रहे हैं, महानगरों में रह रहे हैं, महानगरों में पैसे कमाने के उद्देश्य से आ रहे हैं जीवन यापन के, लेकिन वही ना उन्हें यहाँ मिले तो गांव की तरफ फिर पलायन हो जाएगा। ऐसे ही या दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए या कोई बाहरी आक्रांता यहाँ पर आ जाए जो आपको वहाँ से भगा दे, तो इसलिए भी आपका वहाँ से निकल जाना और गाँव में जा कर के शरण ले लेना। वर्तमान में जैसे कोरोना नामक महाभयंकर बीमारी फैली हुई है, इससे जो दिल्ली में रह रहे हैं तो वो वहाँ पर रहने के लिए विवश हैं, लेकिन जो वहाँ से केवल नौकरी करने के लिए वहाँ पर रुके हुए थे वो सब के सब गाँव की तरफ भाग गए। ऐसे ही यदि ज़्यादा विवाद बढ़ा तो वहाँ से जो मूल निवासी वहाँ पर रह रहे हैं वे भी वहाँ से कुछ ना कुछ समय बाद नगरों की तरफ से गाँव की तरफ रुख कर देंगे शुरू। यही हड़प्पा काल के साथ भी हुआ। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है। जलवायु परिवर्तन की हम बात करें तो समय के साथ साथ जलवायु परिवर्तन हुआ और इसका प्रभाव वहाँ के लोगों के जीवन पर पड़ा और इस सभ्यता का पतन हो गया। बाढ़ एवं भूकंप ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदा जब भी आती है तो वहाँ से लोगों को या तो वहाँ पर बसावट के लिए अगर उनके पास क्षमता है तो उसको प्रयत्न करेंगे, नहीं तो वहाँ से छोड़ करके दूसरी स्थान पर चले जाएंगे। इसलिए बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक महामारी ने इस नगर का विनाश करना शुरू कर दिया था। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, नदियों का सूख जाना या फिर उनका मार्ग बदल लेना। अब नदियाँ सूखेंगी कब, या तो बारिश ना हो या सुखा दी जाए या फिर अत्यधिक बाढ़ के कारण वो अपना स्थान चेंज कर लें।
ऐसे ही जिन नदियों का सूख जाना तय हो गया था वहाँ के लोग भी छोड़ करके अपने स्थान को चले गए, और जिन नदियों ने रास्ता बदल लिया था उन्होंने नगरों को ही समाप्ति की ओर पहुँचा दिया। इसलिए दोनों ही स्थिति में ये नगर समाप्त हो गए। हड़प्पा सभ्यता का दूसरी सभ्यता में मिल जाना। हम बात करते हैं आर.एम. व्हीलर के पहले क्वेश्चन वाले दूसरे पॉइंट की, कि वहाँ पर ऋग्वैदिक सभ्यता के लोगों ने जब आक्रमण कर दिया तो वहाँ से जो लोग भाग गए थे तो वो तो अन्य संस्कृति में मिलवा जाने के लिए विवश हो गए। जो यहाँ पर रह गए थे वे लोगों को जबरन वहाँ पर आर्य यानी ऋग्वैदिक सभ्यता को अपनाना पड़ा, इसलिए यह सभ्यता पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके 10 पॉइंट हैं। इन 10 पॉइंटों के अंदर ही हड़प्पा का पूरा विवरण आपको दिया गया है। इसी के साथ आपके इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बड़े बड़े क्वेश्चन जो निबंधात्मक है वो समाप्त होते हैं। अब आप इन क्वेश्चनों की फेयर कॉपी बनाएं। किसी को कोई भी प्रकार की परेशानी हो तो वो फ़ोन कॉल अवश्य करें या व्हाट्सएप पर अपनी समस्या दर्ज कराएं। शनिवार को आपकी कॉपियां चेक की जाएंगी। आपसे किसी भी बच्चे के पास फ़ोन जा सकता है या व्हाट्सएप में उससे बताया जा सकता है कि इस बच्चे की कॉपियां आप पेज नंबरिंग ज़रूर डालें। पेज नंबरिंग डालोगे तो हमें भी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पेज नंबरिंग दिखें ना दिखें उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप पेज नंबरिंग ज़रूर होनी चाहिए। इसी के साथ आपका पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपके कॉपी बनाने में ये क्वेश्चन सहयोग करेंगे। आप इस क्वेश्चन को समय समय पर कोई भी अगर समस्या आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हैंड राइटिंग आप अपनी यूज कर सकते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर आपको यही रखना है, स्ट्रक्चर को आपको नहीं बदलना है। आप क्वेश्चन को जो शब्दावली है अपने शब्दों में बेशक प्रयोग कर सकते हैं। एनसीईआरटी का सहारा आप और ले सकते हैं। हमने भी प्रयत्न किया है एनसीईआरटी का सहारा लेने का। फिर भी अगर कोई चूक आप रह जाती है तो आप उस चूक को बेझिझक सुधारें। अगर हमसे यहाँ पर लिखने में कोई गलती हो जाती है तो आप बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि पॉइंट सही है और सर ने गलत लिखा तो उस गलत को ना उतारें, आप अपना सही शब्द उतारें। और अगर कोई लग रहा है तो आप एक बार उसको कंसल्ट जरूर कर लें उस शब्द को। सर जी ये शब्द आपने ऐसे लिखा, ये शब्द ऐसे, तो उस पर ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा। और किसी भी प्रकार की आपकी कोई परेशानी हो तो आप निसंकोच हमसे फ़ोन करके कहिए। हम आपकी सेवा में हर समय तत्पर हैं। इसी के साथ आपका पहला चैप्टर हड़प्पा काल का जो चैप्टर है ईंट, मन के एवं अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता, ये यहाँ पर मेरी तरफ से विराम लेता है, आपकी तरफ से नहीं, क्योंकि आपको तो अभी और भी क्वेश्चंस आपको करने हैं, चैप्टर पढ़ना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। जिन बच्चों के एनसीईआरटी की किताब नहीं है उनके हम आप आज चैप्टर 1, 2, 3 और 4 के PDF फाइल आपको भेज देंगे, और ये क्वेश्चन तो आपके सामने आ ही जाएंगे, इसकी चिंता ना करना। इसलिए आप कृपया इन क्वेश्चनों को अपने फेयर कॉपी में उतारें। और इसी के साथ ये लेक्चर आज आपका समाप्त होता है। कल आपका सेकंड चैप्टर शुरू कराया जाएगा, इसलिए बी केयरफुल, बी अवेयर और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना नामक महाभयंकर बीमारी से लड़ते रहें और लड़ करके इस आपदा से निकल करके सामने आए। इस आपदा को पराजित करने में देश की, विश्व की सहायता करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय सीताराम।